हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? होप सो गुड. सो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन रिवीजन कम अमेंडमेंट क्लासेस फॉर दिसंबर 2020 अटेम्प्ट. एंड एज यू ऑल नो कि इस मिशन में हम ऑलरेडी 2 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं. वन वाज ई वे बिल, द अदर वन वाज रिफंड्स. अच्छा, मैं आज कुछ भी स्टार्ट करने से पहले एक दो चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ. पहला पॉइंट कि आप सबको मालूम होगा कि मैंने काफ़ी सारे चैप्टर्स जो हैं आपके साथ डीटी में 10 दिन 10 चैप्टर एट्सेट्रा कुछ हमने मिशंस करे थे. उसमें हम लोगों ने कुछ चैप्टर्स को कवर अप किया था. तो पहले मैं आपको बता दूं कि बच्चे, डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर एज सच देयर इज नो अमेंडमेंट. जो मैंने कराया था वो अमेंडेड ही कराया था, ठीक है ना. तो जो अमेंडमेंट्स जून के लिए एप्लीकेबल थी, द सेम अमेंडमेंट्स आर एप्लीकेबल फॉर दिसंबर आल्सो, ठीक है ना. बिकॉज आपके एग्जाम में फाइनेंस एक्ट 2019 आना है और फाइनेंस एक्ट 2019 के हिसाब से ही मैंने वो 10 दिन 10 चैप्टर की वीडियोस बनाई थी. तो अगर आप लोगों को वो वीडियोस को ढूंढने में दिक्कत आ रही हो तो व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पे आपका एडवांस टैक्स रिवीजन क्लासेस के नाम से एक फ्री कोर्स बना दिया, ठीक है ना. तो आपको अगर यूट्यूब पे ढूंढने में दिक्कत आती है तो आप सीधा वहाँ जाएंगे और वो कोर्स जो है जस्ट फॉर ₹1, क्योंकि वो मिनिमम प्राइस हमें फिक्स करना पड़ता है बिकॉज दैट इज़ नॉट इन आवर हैंड. वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, ₹1 उसका मिनिमम प्राइस फिक्स करना पड़ता है, इसीलिए उसको हमने ₹1 पे रखा हुआ है. तो आप उसको वहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए. जो क्लासेस मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा डेफिनेटली एट द सेम टाइम वो मैं ऐप पे भी अपलोड करूँगा, ठीक है ना. तो वो दोनों जगह अवेलेबल है, क्योंकि यूट्यूब पे कई बार क्या होता है, बच्चा मुझे बोलते हैं सर क्लासेस मिल नहीं रही मुझे, तो फिर आपको वहाँ पे ढूंढने में दिक्कत आती है. तो आप उन सभी क्लासेस को एक जगह देख सकते हो इन माई एप्लीकेशन ऑल्सो. क्लियर है? तो आप आज इस कोर्स को सब्सक्राइब करो सो दैट जो भी क्लासेस आपकी यूट्यूब पे मिस हो जाती है वो आप उस चैनल में जाके देख सकते हो. क्लियर है? नंबर 1. नंबर 2, जीएसटी के अंदर भी मैंने कुछ चैप्टर्स प्योरली अमेंडेड उसमें डाले थे और वो चैप्टर्स हैं, एक तो वैल्यूएशन, कॉम्पोजिशन स्कीम, आईटीसी, पेमेंट ऑफ टैक्स. ये 4 चैप्टर मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ आपको, ठीक है. और इसमें हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कवर अप करे थे. तो ये सारे चैप्टर यूट्यूब पे अवेलेबल है. जिन लोगों को यूट्यूब पे ये चैप्टर्स नहीं मिल रहे हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इन चैप्टर्स को मैंने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में भी डाल दिया है. तो आप अगर मोबाइल एप्लीकेशन से कोर्स को सब्सक्राइब करते हैं, अगेन यू विल गेट ऑल दीज चैप्टर्स एट वन प्लेस. तो आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्लियर है? ठीक है सर. चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर, दैट इज रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी. अगेन आई टोल्ड यू कि हम लोग मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वेदर वी शुड गो फॉर वन मैराथन फॉर ऑल चैप्टर्स वन गो में या चैप्टर वाइज. तो अप्रॉक्स 90% स्टूडेंट्स, मे बी 95% स्टूडेंट्स वर इन द फेवर कि सर यू शुड गो चैप्टर वाइज इन डिटेल सो दैट हमें अपनी वीकनेसेस जो है इन एवरी चैप्टर पता चल सके. क्लियर है? ठीक है सर. तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन. ये चैप्टर मैं 2 क्लासेस में कवर अप करूंगा. आज मैं आपको पूरा चैप्टर खत्म करा दूंगा सो दैट आप इसको अपने घर में बैठ के रिवाइज कर सकें. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका प्रैक्टिकल पोर्शन पढ़ेंगे रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन. जितने भी क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि आपको हर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ज़रूरी है वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. क्लियर है? तो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड ये 2 क्लासेस भी मैं एप्लीकेशन पे अपलोड कर दूंगा ताकि आप यूट्यूब पे और एप्लीकेशन कहीं पे भी देख सकते हो उसको. ठीक है? ठीक है सर. चलिए, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन. मैंने पहले ही बोला लॉ आज हम कवर करेंगे, हालांकि लॉ को समझाने के लिए अगर कुछ प्रैक्टिकल मुझे कवर अप करना पड़ा तो वो भी मैं आज ही कवर अप करूंगा, ठीक है. बट जो बच जाएगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको लेंगे. ठीक है जी. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड इन जीएसटी. आप सबको याद होगा कि जीएसटी में जब रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है तो किसी भी पर्सन पे लाइबिलिटी टू गेट रजिस्टर्ड या तो सेक्शन 22 की वजह से आती है या फिर सेक्शन 24 की वजह से आती है. जब हम 22 की बात करते हैं तो आप सबको याद होगा कि 22 सबसेक्शन 1 जब आपको पढ़ाया गया था तो उसमें आप पर लाइबिलिटी टू गेट रजिस्टर्ड की जो वजह थी दैट वाज योर टर्नओवर. तो अगर आप एक स्पेसिफाइड लिमिट को, अगर आप आपकी टर्नओवर उस लिमिट को क्रॉस कर जाती है इन फाइनेंशियल ईयर तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता था.
Whereas जब हम सेक्शन 24 पढ़ते थे तो उसमें था irrespective of your turnover आपका मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होगा ही होगा, तो दैट वाज सेक्शन 24। क्लियर है? तो सबसे पहले हम सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 को समझेंगे, एंड उसके लिए डेफिनेटली अगर मुझे कुछ एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे तो वो भी हम आज ही अभी पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको याद होगा कि लॉ कहता है कि कोई भी पर्सन जो सप्लाई करता पाया गया, अगर उसकी एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड करती पाई गई स्पेसिफाइड लिमिट। अब वो स्पेसिफाइड लिमिट, वैसे तो अगर आप एक्ट पढ़ोगे तो 20 लाख लिखी हुई है, बट अभी मैं 20, 10, 40 कुछ नहीं बोल रहा, सिंपल रखते हैं इसको स्पेसिफाइड लिमिट। तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा इन दैट स्टेट और दैट यूटी जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो। सपोज अगर मैं अपनी सप्लाई फ्रॉम दिल्ली कर रहा हूं तो आई विल हैव टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन इन दिल्ली। अगर मैं यूपी से सप्लाई कर रहा हूं तो आई विल हैव टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन इन यूपी। तो इट इज लाइक दैट। ठीक है सर, अब क्वेश्चन आ जाता है कि सर व्हाट इज दैट स्पेसिफाइड लिमिट जिसको क्रॉस करने पर हमें रजिस्ट्रेशन के लिए लायबिलिटी आ जाती है। तो आपको याद होगा कि नाउ देयर आर 3 लिमिट्स, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख। इसका मतलब कुछ केसेस में 10, कुछ केसेस में 20, कुछ केसेस में 40। अब बच्चा कहता है सर ये कैसे याद रहेगा कि 10 कब है, 20 कब है और 40 कब है? तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा मैं चार्ट बनवा रहा हूं आपको, वो आपने चार्ट जो है नोट कर लेना बेटा। ठीक है ना, ये चार्ट आपने बनाना है और कोशिश करो कि जब भी मैं कोई क्लास ले रहा होता हूं और अगर कोई नोट्स आपको दिख रहे हों जो मैं लिखवा रहा हूं, तो आपको ये सारे नोट्स जो है मेरे साथ साथ ही करने हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि वैसे तो मैं इस चैप्टर में जितने भी सेक्शंस हैं, रूल्स हैं, सब कवर अप करने जा रहा हूं, बट स्टिल कुछ सेक्शंस, कुछ रूल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्हें आप ध्यान रखिएगा कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्लियर है? सो दैट आपका जो पेपर का जो पैटर्न है वो उन्हीं सेक्शन और उन्हीं रूल्स में तय हो जाता है। ठीक है जी? ठीक है सर। तो ऊपर हेडिंग डालेंगे थ्रेशोल्ड लिमिट। देखिए, थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर पर्सन मेकिंग एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर आप इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स करते पाए गए, याद रखना आई एम यूजिंग द वर्ड इंट्रा स्टेट। ठीक है जी, आई एम यूजिंग द वर्ड एक्सक्लूसिवली यू आर सप्लायर ऑफ गुड्स। ठीक है ना, तो जितने भी लोग गुड्स सप्लायर हैं वो थोड़ा ध्यान से पहले सुन लीजिए कि आपके लिए या तो 10 लाख है या 20 है या 40 है। ठीक है जी, आपके लिए लिमिट या तो 10 है या 20 है या 40 है। अब बच्चा कहता है सर रिटेन कैसे करना है? इट्स वेरी सिंपल। देखिए, 4 स्टेट्स ऐसे हैं जिनके अंदर ये 10 लाख है, और वो 4 स्टेट्स कौन कौन से हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड। ये मैं सब अमेंडमेंट का क्रक्स बता रहा हूं, बिकॉज जब हम एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें 3-4 जगह पे कुछ नोटिफिकेशंस हैं, कुछ प्रोवाइजोज हैं, इस तरह से बनाया गया। बट अब हम उन सभी को मिलाकर एक क्रक्स चार्ट बनाने जा रहे हैं ताकि आपको बेयर एक्ट वगैरह और नोटिफिकेशंस वगैरह अलग से रेफर ना करने पड़े। ठीक है जी, तो 4 स्टेट्स कौन कौन से? मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड। ये लर्न करना है अब आपने। ठीक है ना, अगर आप इन 4 स्टेट से सप्लाई करते पाए गए इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, उसके बाद आपकी टर्नओवर जो है वो 10 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट है। अगर अप टू 10 है तो नो रिक्वायरमेंट, बट द मोमेंट इट विल एक्सीड 10 लाख रुपीज यू आर रिक्वायर्ड टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। क्लियर हो गया? ठीक है, फिर उसके बाद 20 लाख आ जाती है 5 स्टेट्स एंड 1 यूटी। वो 5 स्टेट्स कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड, और 1 यूटी है पुडुचेरी। अगर आप 5 स्टेट और 1 यूटी इनमें से कहीं से भी सप्लाई करते पाए गए, ठीक है जी, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स करते पाए गए, तो आपकी लिमिट 20 लाख रुपीस हो जाएगी, और रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए आपकी लिमिट है 40 लाख। अभी मैंने सिर्फ गुड्स की बात करी है बेटा। चलो, अगर आपको मैं ये कहूं कि आप त्रिपुरा में हैं, त्रिपुरा से अगर आप सप्लाई कर रहे हैं तो 10 लाख। मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरा पहला क्वेश्चन है, यू आर एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ, कम ऑन,
टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, पहला मैंने कहा अगर आप मिजोरम त्रिपुरा में है तो 10 लाख, अरुणाचल प्रदेश में है तो 20 लाख, दिल्ली से है तो 40 लाख, यूपी से है तो 40 लाख, आप समझ रहे हैं ना। तो रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए 40 लाख है। ठीक है, लेकिन ये उन लोगों के लिए बात हो रही थी जो सिर्फ क्या कर रहे थे, एक्सक्लूसिव सप्लाई कर रहे थे, किसको, गुड्स को। लेकिन अब हम उन लोगों की बात करेंगे जो या तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं या फिर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों कर रहे हैं। ठीक है जी, दोनों कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर 4 स्टेट्स मिजोरम त्रिपुरा मणिपुर नागालैंड 10 लाख, रेस्ट के लिए 20 लाख, इसका मतलब यहां पर 40 लाख की लिमिट नहीं होती। चलिए मैं अब आपको सिचुएशन देता हूं, जरा दिमाग लगा के सोच के बताइएगा। सर मैं दिल्ली से सप्लायर ऑफ गुड्स हूं, एक्सक्लूसिवली सप्लायर ऑफ गुड्स 40 लाख, वेरी गुड। मैं सप्लायर ऑफ सर्विस हूं फ्रॉम दिल्ली 20 लाख। मैं सप्लायर ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विस हूं 20 लाख। क्लियर है। मिजोरम में हूं मैं गुड्स 10 लाख, मिजोरम में हूं मैं सर्विस 10 लाख, बहुत बढ़िया। अरुणाचल प्रदेश गुड्स 20, सर्विस 20, बोथ 20। दिल्ली गुड्स प्योरली गुड सप्लायर 40, सर्विसेज 20, सर्विस प्लस गुड्स 20। क्लियर है या नहीं। तो इस तरह से आपने ये चार्ट याद रखना है। अब आपको अलग से कोई नोटिफिकेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है अगर आपको ये चार्ट याद हो जाता है तो। अब एक छोटा सा हम लोग टास्क करेंगे, आपने फटाफट से बताना है। ठीक है, सप्लायर ऑफ दिल्ली है बच्चे, ठीक है जी, एंड एक्सक्लूसिवली इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करता पाया गया 40 लाख, बहुत बढ़िया। इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस करता पाया गया 20 लाख, दोनों करता पाया गया 20 लाख। ठीक है, यूपी सेम 40, 20, 20, बहुत बढ़िया। तेलंगाना, तेलंगाना हमेशा याद रखो कि आप इन 4 में तो नहीं आ रहे, इन 4 में तो नहीं आ रहे। देखो 4 कौन कौन से हैं, मिजोरम त्रिपुरा मणिपुर नागालैंड, इनमें नहीं आ रहे। ठीक है, क्या आप 5+1 में तो नहीं आ रहे, सर 5+1, यस 5+1 में आप आ रहे हो तेलंगाना। तो आप यहां पर गुड्स में भी 20 है, सर्विसेज में भी 20 है और गुड्स प्लस सर्विस में भी 20 है। इनको 40 की लिमिट मिलती नहीं है। ठीक है सर। मिजोरम, चलो दोबारा देखते हैं। मिजोरम, सर मिजोरम तो 4 में ही आ गया ना, तो इसके लिए गुड्स के लिए भी 10 है और सर्विस के लिए भी 10 है और गुड्स प्लस सर्विस के लिए भी 10 है। तो इसका मतलब इन 4 के लिए तो आपने चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो चाहे गुड्स प्लस सर्विस हो, क्या 10 लाख ही होता है। पुडुचेरी बताओ जी, क्या ये 5+1 में आ रहा है, तो गुड्स के लिए तो 20 रहेगा इसका और यहां पर भी इसका 20 रहेगा। सो सिंपल। सो उम्मीद करता हूं दिस टास्क इज कंप्लीटेड नाउ। सो आई होप सो अगर आपको थ्रेशोल्ड लिमिट पे क्वेश्चन आ जाता है, स्पेशली जो एग्जीक्यूटिव के बच्चे हैं उनके लिए ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जीक्यूटिव में एमसीक्यू के अंदर इस तरह का क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, जिसमें वो आपसे थ्रेशोल्ड लिमिट पूछ सकता है अलग अलग स्टेट्स के लिए, अलग अलग यूटीज के लिए, प्रोवाइडेड ध्यान रखना है कि आपने वो एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स था, सर्विसेज था या गुड्स प्लस सर्विसेज था। ठीक है ना, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, ठीक है सर। अब यहां पर ना एक छोटा सा पॉइंट आपने ध्यान रखना है और वो क्या है उसको भी आप लिख लीजिए कहीं पे। देखिए ये जो 40 लाख की लिमिट जो है ना, लिखना है, आप लिखिए फटाफट से। ओहो कहां गया, चलो मैं एक लिखवा ही देता हूं, लिखो लिमिट ऑफ 40 lakhs नॉट एप्लीकेबल। ये जो लिमिट ऑफ 40 lakhs जो है दिस इज नॉट एप्लीकेबल। लिख लीजिए। एक तो है बच्चे आइसक्रीम, ठीक है ना, आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस, पान मसाला। यानी कि अगर आप एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ दीज गुड्स है ना, तो आपको 40 लाख की लिमिट अप्लाई नहीं होगी, 20 पे ही करना है। और तीसरा लिख लेंगे, आपको याद होगा टोबैको एंड मैन्युफैक्चर्ड टोबैको सब्सटीट्यूट्स, ये हमने सारा कॉम्पोजिशन स्कीम वगैरह में पढ़े हुए हैं। टोबैको एंड मैन्युफैक्चर्ड टोबैको सब्सटीट्यूट्स,
ठीक है ना। इस 3 के लिए आपने ध्यान रखना है कि अगर आप सप्लायर ऑफ दीज गुड्स हो तो उस केस में आप पर जो लिमिट है वो 40 लाख वाली अप्लाई नहीं होती है, ठीक है ना। फिर भले ही आप रेस्ट ऑफ इंडिया से सप्लाई कर रहे हो तो वहां पर आपकी लिमिट जो है वो 10 लाख 20 हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब इस पे भी एक क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है, जरा चेक करना। कहता है अगर आप सप्लायर ऑफ आइसक्रीम हो, पान मसाला हो, रजिस्टर्ड इन यूपी हो तो 20, दिल्ली हो तो 20, मणिपुर हो तो, अब बताओ मणिपुर किस में जाएगा, इधर देख के बताओ। मणिपुर के लिए तो एवरी टाइम आपने क्या ध्यान रखना है, थ्रेशोल्ड लिमिट इज 10 लाख। बहुत बढ़िया, तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट हमें समझ आ गया है, क्लियर है। चलो जी, तो सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 हमने समझ लिया कि आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है जैसे ही क्रॉस करेगी इन द फाइनेंशियल ईयर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अब एक बच्चा पूछता है कि सर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कब तक करना होता है और कैसे करना होता है, तो उसका प्रोसीजर हम सेक्शन 25 में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं वैसे आपको इन जनरल बता देता हूं। आपको याद होगा कि रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई आपको करना होता है विद इन 30 डेज। आपको विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट व्हेन यू आर लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड यू नीड टू अप्लाई। और अप्लाई कैसे करते हैं आपको याद होगा, उसके लिए हम लोगों ने अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह के फॉर्म्स नंबर पढ़े थे। तो नॉर्मली जब हम एक नॉर्मल सप्लायर की बात करते हैं तो जीएसटी REG 01 में आपको अप्लाई करना होता है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट व्हेन यू आर लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड। और लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड कब हो जाते हो आप, जब आपकी टर्नओवर क्रॉस कर जाती है थ्रेशोल्ड लिमिट। क्लियर है या नहीं, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम बात करेंगे द पर्सन्स हु आर नॉट लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड इन जीएसटी। सर सेक्शन 23 अगर आपको याद हो तो इसने हमें कहा था कि कुछ लोगों को दे आर नॉट लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड इन जीएसटी। तो वो कौन कौन से लोग थे, एक तो याद होगा आपको एनी पर्सन जो एक्सक्लूसिवली सप्लाई करता पाया गया, क्या एग्जम्प्ट। अगर कोई भी पर्सन एक्सक्लूसिवली इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज और बोथ दैट आर नॉट लाइबल टू टैक्स या फिर होली एग्जम्प्ट फ्रॉम द टैक्स, ठीक है जी। तो इसका मतलब कोई भी प्रोडक्ट अगर पूरी तरह से एग्जम्प्ट है या वो लाइबल टू टैक्स ही नहीं है और आप एक्सक्लूसिवली उसी को ही सप्लाई कर रहे हो। याद रखना, अगर आप 2 प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हो जिसमें से एक एग्जम्प्ट था और एक टैक्सेबल था तो यू विल नॉट फॉल इन सेक्शन 23। तो सेक्शन 23 में आने के लिए आपको इंश्योर करना होगा कि आप एक्सक्लूसिव सप्लायर हैं उस गुड्स उस सर्विसेज के जो कि या तो नॉट लाइबल टू टैक्स है या फिर वो होली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, ठीक है सर। और दूसरा था एग्रीकल्चरिस्ट। एग्रीकल्चरिस्ट को इन्होंने एग्जम्प्ट तो करा है लेकिन सिर्फ कौन सी एक्टिविटी के लिए, टू द एक्सटेंट सप्लाई ऑफ दैट प्रोड्यूस विच इज आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द लैंड। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट सप्लाई करता पाया गया उस प्रोड्यूस को जो कि आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड है। सर आपको याद होगा मैंने रूटीन क्लासेस में आपको बताया भी था कि आज की डेट में जब हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का जब हम मतलब समझते हैं ना, तो उसमें अगर हम इनकम टैक्स एक्ट में जाएंगे सेक्शन 2 क्लॉज 1A के अंदर एक एक्सप्लेनेशन डाली गई थी, वो ये कि जितने भी लोग नर्सरीज रन कर रहे हैं इवन दो उसमें कल्टीवेशन ऑफ लैंड नहीं है तो भी वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी कहलाती है। इन्होंने यहां पे क्लियर कर दिया कि हम सिर्फ उन्हीं एग्रीकल्चरिस्ट को यहां पर एग्जम्प्ट करने जा रहे हैं जो सप्लाई करेंगे उस प्रोड्यूस को जो कि आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड होगा, ठीक है ना। मतलब लैंड कल्टीवेशन इज अ प्रोसेस जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देन ओनली दैट विल बी एग्जम्प्टेड अंडर जीएसटी। तो दैट पर्सन विल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी, ठीक है सर। और एग्रीकल्चरिस्ट कौन होता है? कैन अ कंपनी कैन बी कॉल्ड एज एग्रीकल्चरिस्ट? नो। याद रखना, या तो इंडिविजुअल या एचयूएफ, यही लोग एग्रीकल्चरिस्ट होंगे। और वो भी कब? जब या तो ये खुद की लेबर या लेबर ऑफ फैमिली या एनी सर्वेंट जिनको ये वेजेस पे करके या हायर्ड लेबर से काम करवाते पाए गए, ठीक है ना।
then only they will be called as agriculturist. I hope so point is clear to everyone. ठीक है. इसके अलावा सेक्शन 23 में ये भी लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो बाय नोटिफिकेशन कुछ और लोगों को भी नोटिफाई कर सकती है जिन्हें एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा या जिन्हें बता दिया जाएगा दैट दे आर नॉट लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड इन जीएसटी. तो ऐसा गवर्नमेंट ने उसको इस्तेमाल करते हुए दो नोटिफिकेशन निकाल दिए. अब पहला नोटिफिकेशन क्या था कि सपोज करो कि मैं वो सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज करता हूं जिस पर आरसीएम लगता है. जिस पर क्या लगता है? आरसीएम. तो अगर मैं एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड हूं in supply of that good or that service which is covered under RCM, so I will never be liable to pay tax to the government because RCM के case में the recipient is liable to pay taxes. तो in that case law says okay fine, because you are exclusively engaged in supplying of those goods or those services which are covered under RCM, तो हम आपको registration से exempt करते हैं. Clear है? तो person only engaged in making supplies of taxable goods or services of both, the total tax on which is liable to be paid on reverse charge basis by the recipient under section 9 clause 3, 9 subsection 3 sorry. ठीक है जी. उसके बाद एक और नोटिफिकेशन लाया गया और वो ये था पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स. सर पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोगों ने नॉर्मली पढ़ा हुआ है कि इंटर स्टेट सप्लायर जितने भी होते हैं ऑफ टैक्सेबल गुड्स, जो भी इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं या इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करते हैं, आप सबको याद होगा सेक्शन 24 के अंदर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होता है उसका. इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करने वालों के लिए सेक्शन 24 में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होता है, अगर आपको याद हो तो. लेकिन इस नोटिफिकेशन में उन्होंने कहा ओके फाइन, इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स को हम लोग यहां पर एग्जम्प्ट कर देंगे फ्रॉम रजिस्ट्रेशन. मतलब उस पर सेक्शन 24 नहीं लगेगा लेकिन 22 लगेगा. क्या मतलब सर? 22 लगेगा. मतलब अगर उसकी टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख एज द केस में भी क्रॉस हो जाती है तो उस केस में क्या उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. मैं रिपीट करूंगा, ये नोटिफिकेशन आपको प्रिवेंट कर रहा है फ्रॉम 24, नॉट फ्रॉम सेक्शन 22. 24 में क्या लिखा था? अगर आप इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई करते पाए गए ऑफ गुड्स तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ता है, टर्नओवर मैटर नहीं करती. क्लियर है? और इस नोटिफिकेशन में लिख दिया कि अगर आप इंटरस्टेट सप्लायर हैं ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स, और वो भी हैंडीक्राफ्ट गुड्स जिन्हें नोटिफाई किया गया था अगर आपको याद हो तो, जिसमें लेदर पर्सेस एंड ऑल दैट, कुछ मैंने आपको लिस्ट लिखवाई हुई है, वो आप एक बार बुक में चेक कर लीजिएगा. तो अगर आप उन हैंडीक्राफ्ट गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं इंटरस्टेट के अंदर तो डेफिनेटली आपको लॉ ने कहा ओके फाइन, आपको रजिस्ट्रेशन 24 में नहीं करवानी, बट हाँ द मोमेंट योर टर्नओवर एक्सीड्स 20 लाख और 10 लाख और 40 लाख एज द केस में भी, क्या आपका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाएगा, नॉट बिकॉज ऑफ 24 बट बिकॉज ऑफ 22. ठीक है जी. बट उन्होंने एक कंडीशन, अगर आपको मैंने ई वे बिल जब पढ़ाया था वहां पर भी लिखवाया था कि ऐसे लोगों को जिनको एग्जम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन तो किया गया लेकिन उन पर एक बाइंडिंग होती है कि उन्हें ई वे बिल जरूर जनरेट करना होता है, ठीक है ना, और इसलिए उनके पास पैन होना चाहिए. क्लियर है? ठीक है सर. लो जी, तो सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 एंड सेक्शन 23 हु आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी, ये हमने पढ़ लिया. सर इसके बाद आप लोगों को पढ़ाया गया था सेक्शन 24. सेक्शन 24 में इफ यू रिमेंबर तो हमने एक लिस्ट पढ़ी थी जिसमें आपको ये कहा गया था कि ये 12 लोग ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा इररिस्पेक्टिव कि उनका टर्नओवर 10, 20, 40 की रेंज में आता है या नहीं आता. क्लियर है ना? तो वो हमने सेक्शन 24 में एक लिस्ट पढ़ा था, तो उसे मैं आपको रिवाइज कराने जा रहा हूं. ठीक है जी. एक बार लिस्ट आपने मेरे साथ लर्न भी करनी है बच्चे. आपको याद होगा इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज. अगर आप पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई है
तो उस केस में आपका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है इन सेक्शन 24। हालांकि इफ यू रिमेंबर तो उसमें एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, वो ये कि ये सर्विसेज के केस में नहीं लगता। इसका मतलब पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज, उसके लिए अभी भी क्या 20 लाख और 10 लाख की लिमिट हमें चेक करनी पड़ती है। तो इन शॉर्ट, हालांकि 24 में एक्ट में तो उन्होंने ये लिख दिया कि इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई, और कुछ नहीं लिखा, तो ये गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए था। तो इसका मतलब अगर आप इंटरस्टेट गुड्स सप्लाई करेंगे या इंटरस्टेट सर्विस सप्लाई करेंगे, क्या दोनों पे ये अप्लाई था। लेकिन थ्रू वन नोटिफिकेशन इफ यू रिमेंबर तो हमने ये पढ़ा था कि सर्विसेज के लिए अगर आप इंटरस्टेट सप्लायर ऑफ सर्विसेज हैं तो इन दैट केस आप पे जो लिमिट है क्या वो 20 लाख 10 लाख की लगती है। तो इन शॉर्ट ये अब सिर्फ किसके लिए रह गया, गुड्स के लिए। दूसरा था कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, जितने भी सीटीपीज होते हैं मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, क्या उन्हें भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। आपको याद होगा सीटीपीज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मैंने आपको बताया था एक ऐसा पर्सन होता है जो एक ऐसी जगह से सप्लाई करना चाहता है जो उसका यूजुअल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता। ठीक है ना, सपोज करो आई एम रजिस्टर्ड इन दिल्ली बट आई वांट कि मैं मुंबई में जाके सप्लाई करूं, तो लॉ कहता है कि अगर आप स्पेशली मुंबई जाकर सप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पहले क्या रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है मुंबई में। और अगर आपको याद हो तो इसमें 5 डेज प्रायर होता था और हमें टैक्सेस को भी एडवांस में देना होता था, और इसका रजिस्ट्रेशन आपको मिलता था फॉर द पीरियड फॉर विच यू आर अप्लाइंग और सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 90 डेज। उसमें फर्दर एक्सटेंशन मिल जाती थी हमें अनदर 90 डेज, तो टोटल विद एक्सटेंशन हमारे पास होता था 180 डेज। ये स्टोरी आपको याद होगी सीटीपीज और एनआरटीपीज के लिए। यस सर। फिर आगे आता है पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर आरसीएम। सो इफ यू आर having obligation to pay tax because of RCM, then also you are liable to get yourself registered irrespective of your turnover. ठीक है। Person required to pay tax under section 9 subsection 5, आपको याद होगा 9(5) में आप लोगों को मैंने बताया था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सप्लायर ऑफ सर्विसेज होते हैं थ्रू ECOs। याद आ रहा है, जिसके अंदर हमने ओला वगैरह सब पढ़ा था। तो वही बोला कह रहा है पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9(5). तो इसका मतलब यहां पर अगर एक कैब ड्राइवर थ्रू ओला अगर सप्लाई करता पाया गया तो क्या ओला को हमने डीम्ड सप्लायर मान लिया था, याद है। और क्योंकि ओला को हमने डीम्ड सप्लायर मान लिया था तो क्या इन दैट केस ओला विल बी लाइबल फॉर व्हाट, ओला विल बी लाइबल फॉर गेटिंग रजिस्ट्रेशन। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है नहीं। तो दिस इज 4 पॉइंट। देन आ जाता है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ये हमने सीटीपी के साथ ही समझना था। फिर अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51 वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड। तो अगर आप पे लाइबिलिटी है टू डिडक्ट टीडीएस, ठीक है ना, अंडर सेक्शन 51, तो आपका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा इवन इफ यू आर सेपरेटली रजिस्टर्ड। तो आपकी 2 कैपेसिटी में आप काम कर रहे हो, एक एज अ कैपेसिटी ऑफ सप्लायर जिसमें आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, एंड अगर आप टीडीएस डिडक्टर भी हो तो इन द कैपेसिटी ऑफ टीडीएस डिडक्टर भी क्या आपको सेपरेटली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। चलिए जितना मैंने कराया 6 कैटेगरीज मैंने बताई हैं। पहला बताओ बच्चे क्या था, पहला है इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करता हुआ पाया गया कोई बंदा, और अगर मैं सीधा सीधा बोलूं तो क्या मैं अब इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स बोल सकता हूं, बिल्कुल। फिर उसके बाद है interstate CTPs, NRTPs, the person who is liable to pay tax under RCM, या deemed supplier who are covered in section 9(5), या the person who is actually liable to deduct TDS under section 51 even if he is separately registered। ठीक है। फिर आ जाता है ISD input service distributors, फिर आ जाता है OIDAR online information data access retrieval services provider। आपको याद होगा कि OIDAR के अंदर आपको लॉ क्या पढ़ाया गया था कि अगर कोई व्यक्ति जो कि लोकेटेड है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में और अगर वो भारत में कोई सप्लाई ऑफ सर्विसेज करता पाया गया तो या तो वो सर्विसेज देगा रजिस्टर्ड पर्सन को या अनरजिस्टर्ड को। तो अगर तो वो रजिस्टर्ड को दे रहा है तो वो RCM रिवर्स चार्ज में कवर्ड था, और अगर वो अदर देन रजिस्टर्ड को देगा तो वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में हिमसेल्फ वाज लाइबल टू पे। तो आप में से कोई मुझे बता सकता है
कि इन केस अगर आप फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आ रहे हैं, मतलब अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं, तो क्या लाइबिलिटी टू पे उस OIDAR पे आ जाएगी? तो क्या उसको इंडिया में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी लेना पड़ेगा? तो OIDAR प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अ पर्सन इन इंडिया अदर देन रजिस्टर्ड। सर ऐसा क्यों लिखा? आई होप सो क्लियर। क्योंकि अगर आप रजिस्टर्ड को दे रहे हैं तो फिर उस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हो जाता है और वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी नहीं होता। एवरी ECO who is required to collect tax at source under section 52, तो जितने भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं जिनको TCS कलेक्ट करना है, क्या उन्हें भी यहां पर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? पर्सन सप्लाइंग गुड्स सर्विसेज और बोथ अदर देन सप्लाईज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 95 through ECOs who is required to collect tax at source under section 52। क्या मतलब है इसको पहले समझ लेते हैं। सर इसको पहले एक बारी मेरे साथ ना थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, उसको पकड़ेंगे आप, ठीक है? जैसे मान लीजिए Amazon है। अब देखिए Amazon 95 में नहीं आता, ठीक है ना, क्योंकि उसमें तो खाली कौन से थे? सप्लायर ऑफ सर्विसेज वाले थे, वो भी नोटिफाइड, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है, सपोज करो मिस्टर एक्स जो है वो सप्लाई कर रहा है अब गुड्स को, ठीक है ना, आराम से पढ़ेंगे। पर्सन सप्लाइंग गुड्स और सर्विस और बोथ अदर देन स्पेसिफाइड सप्लाईज अंडर सेक्शन 95 थ्रू ECOs, यानी कि आप माल बेच रहे हैं थ्रू Amazon, ठीक है ना, टू मिस्टर वाई। तो अब लॉ कहता है कि मिस्टर एक्स जो है ना उसको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी लेना पड़ेगा। क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है। ये ECOs कौन से होने चाहिए? जो 95 में कवर्ड नहीं हो। क्लियर है? ध्यान रखना, ठीक है। अब दोबारा देखो, मिस्टर एक्स जो है वो सर्विसेज दे रहा है थ्रू ECO। ये ECO बार बार मैं बोल रहा हूं कौन है? अदर देन 95। ये ध्यान रखो बस मेरी बात, ठीक है ना। तो इसके लिए भी लॉ ने वैसे 24 में नोटिफाई कर दिया था, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि एक नोटिफिकेशन के थ्रू उन्होंने बोला सर्विसेज के केस में 20 लाख और 10 लाख की टर्नओवर चेक करनी है। तो इसका मतलब ये हो गया, इन शॉर्ट कहने को जरूर गुड्स और सर्विस और बोथ लिखा हुआ है, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग ड्यू टू दैट नोटिफिकेशन, क्या ये खाली गुड्स पे ही लगता है? सर्विसेज के केस में आपको यहां पर एक नोटिफिकेशन के थ्रू छूट मिल गई है कि अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं थ्रू ECOs अदर देन दोज विच आर कवर्ड इन 95, देन रजिस्ट्रेशन सिर्फ तभी होगा जब आपकी टर्नओवर जो है 20 लाख या 10 लाख एज द केस में भी एक्सीड करेगी। क्लियर है या नहीं? तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है जी। फिर उसके बाद है पर्सन हु मेक टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड सर्विस और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन। मे बी यू आर एक्टिंग एज एन एजेंट, so if a person is being acting as an agent of someone else and supplying on behalf of that person, तो लॉ कहते हैं you are also required to get yourself registered irrespective of your turnover। और फिर आपको याद होगा 12th कैटेगरी, गवर्नमेंट अगर चाहे तो ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल किसी और को भी यहां पर नोटिफाई कर सकती है जिनको रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24 में लेना पड़ सकता है। क्लियर है? ठीक है सर। देखिए मैं बार बार एक चीज बोलना चाहूंगा कि दिस इज अ रिवीजन क्लास, दिस इज नॉट अ रूटीन क्लास। आप सबको मालूम है रिवीजन क्लास के अंदर वी हैव टू बी थोड़ा सा फास्ट, देन ओनली आपको लगेगा कि यस आई एम एबल टू यू नो जस्ट रिमेंबर दोज पॉइंट्स जो हमने क्लास में डिस्कस करे थे। बट अगर आप इसका एक्चुअल बेनिफिट चाहते हो तो आपको एंश्योर करना होगा कि आपको सारी बुक जो है GST का ये चैप्टर जो है पूरा आपको मेरे साथ ही आज पढ़ के खत्म करना है, देन ओनली यू विल गेट द बेनिफिट्स। क्लियर है? ठीक है सर। तो लीजिए हमारा सेक्शन 22, 23, 24 डन। अब हम चलेंगे बच्चे प्रोसीजर पे। तो यहां लिखेंगे हम सेक्शन 25 रेड विद रूल 8, 9, 10। ठीक है जी, रूल 8, 9, 10 के साथ हम पढ़ेंगे सेक्शन 25 को, जिसमें आपको बताया जाएगा प्रोसीजर हाउ यू कैन गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। क्लियर है? क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं वंस यू आर लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड यू शुड नो व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ गेटिंग योरसेल्फ रजिस्टर्ड। ठीक है सर। चलिए, तो आप सबको मैंने अभी अभी बताया कि आपको विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट वंस यू आर लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड अप्लाई करना होता है थ्रू GST REG 01।
लेकिन फॉर सीटीपीज एंड एनआरटीपीज के लिए 5 डेज प्रायर क्या आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है, 5 डेज प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब एक बच्चे ने पूछा कि सर क्या एक स्टेट में कैन आई गेट 2 रजिस्ट्रेशंस? तो अभी तो देखो लॉ क्या कहता है, सिंगल रजिस्ट्रेशन इन अ स्टेट और यूटी। तो जनरली तो लॉ ये चाहता है कि अगर आप एक स्टेट में काम कर रहे हैं तो आप एक स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन लीजिए, इवन इफ आप 2 जगहों से काम कर रहे हो, ठीक है ना। लेकिन पर्सन हैविंग मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस इन स्टेट और यूटी मे बी ग्रांटेड सेपरेट रजिस्ट्रेशन। मैं बार बार बोल रहा हूं, मे बी आपको दिया जा सकता है सेपरेट रजिस्ट्रेशन सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑफ रूल 11। इसका मतलब अगर पेपर में आ जाता है इन जनरल बताओ कि अगर कोई पर्सन रजिस्ट्रेशन किसी 1 स्टेट में अप्लाई करता है और अगर उसकी 2, 3, 4 प्लेसेस हैं, तो क्या उसको 3, 4 अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना है? तो लॉ सेज नो, आप सिंगल रजिस्ट्रेशन में काम कर सकते हो। लेकिन अगर आप रूल 11 की कंडीशन पूरी करते हो तो हम आपको हर अलग अलग प्लेस विद इन द सेम स्टेट भी क्या सेपरेट रजिस्ट्रेशन दे सकते हैं। अब रूल 11 की कंडीशंस क्या थी वो आप मेरे साथ पढ़ लीजिए, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। पहला, सच पर्सन हैज मोर देन 1 प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है। Such person shall not pay tax under section 10 for any of his place of business। इसका मतलब अगर मान लो आपके पर्टिकुलर प्लेस में सेक्शन 10 में आप ऑलरेडी कवर्ड हो तो फिर आप पर ये चीज अप्लाई नहीं होगी। इफ पेइंग अंडर सेक्शन 9 फॉर एनी अदर प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब समझ रहे हैं, मतलब ये तो आपको वैसे भी मालूम होगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक यूनिट को आप कॉम्पोजिशन स्कीम में ला के रखा हुआ है और किसी दूसरे को आपने नॉर्मल स्कीम में लाके रखा हुआ है। इट इज नॉट पॉसिबल। या तो आपकी दोनों यूनिट सेक्शन 9 में होनी चाहिए या दोनों यूनिट सेक्शन 10 में होनी चाहिए। ऐसे ही होता है ना, मालूम है ना आपको। कॉम्पोजिशन स्कीम में कोई ऐसा नहीं हो सकता कि 1 यूनिट इज इन कॉम्पोजिशन स्कीम एंड 1 इज इन द नॉर्मल स्कीम। तो वो यही कह रहा है कि अगर आपकी कोई एक यूनिट सेक्शन 9 यानी कि नॉर्मल स्कीम में थी तो जो दूसरी यूनिट का आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हो वो सेक्शन 10 में नहीं होना चाहिए। क्लियर है। And all separately registered places of business of such person shall pay tax under the act on supply of goods or services or both made to another registered person of the business of such person and issue tax invoice boss etc। क्या मतलब है, जब यही 2 लोग जिनका सेपरेट रजिस्ट्रेशन होने जा रहा है अगर एक दूसरे को कुछ भी सप्लाई करते पाए गए इवन इफ इट इज विद इन द स्टेट, तो भी क्या ये हमें प्रॉपर टैक्स भी पे करेंगे और टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई एज द केस में भी ये इशू भी करेंगे। क्लियर है या नहीं। तो आपने 3 कंडीशन याद रखनी है। पहला, मल्टीपल प्लेस होना चाहिए। अगर कोई एक प्लेस ऑलरेडी सेक्शन 9 में है तो दूसरा सेक्शन 10 में नहीं होना चाहिए। तीसरा, जब ये दोनों सेपरेटली रजिस्टर्ड अगर हो जाएंगे तो एक दूसरे को जब ये माल सप्लाई करेंगे तो इन्हें टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई एज द केस में भी इशू करना पड़ेगा और टैक्स प्रॉपर पे भी करना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट। ठीक है सर, ठीक है सर। अब अगर हम बात करें फॉर्म्स की कि कौन सा फॉर्म नंबर है किसके लिए, तो अगर आप नॉर्मल सप्लायर हैं तो जीएसटी आरईजी 01, एनआरटीपी 09, पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीटीएस और टीसीएस 07, ओआईडीएआर 10, सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन 12, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज यूएनओ मल्टीलेटरल जिनको आपको याद होगा यूआईएन इशू होता था, जीएसटी आरईजी 13, इनको इन फॉर्म्स के अंदर अप्लाई करना होता है फॉर रजिस्ट्रेशन। मेरा पॉइंट क्लियर है। तो पेपर में अगर एमसीक्यू पे आ जाता है क्वेश्चन फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव, फाइनल वालों को तो डेफिनेटली सब्जेक्टिव आएगा, बट अगर एग्जीक्यूटिव में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो प्लीज इंश्योर करेंगे आप कि आपको ये फॉर्म नंबर भी लर्न करने हैं। और आप सबको याद होगा कि जीएसटी सर्टिफिकेट जीएसटी आरईजी 06 में आता है। यस सर, याद है हमें। ठीक है, तो प्लीज इसको आपने लर्न करना है बच्चे अच्छे से। ठीक है सर, चलो अब थोड़ा सा मैं और पढ़ाऊंगा, फिर पहले मैं रिवाइज कराऊंगा, ठीक है ना, फिर उसके बाद हम आगे का प्रोसीजर पढ़ेंगे। चलो, अब सवाल ये है कि मान लो जीएसटी आरईजी 01 में आपने अप्लाई कर दिया, अब क्या होगा। देखिए, जैसे ही आप अप्लाई करते हैं ना, आपको एक एक्नॉलेजमेंट दिया जाता है
कि यस हमने आपकी एप्लीकेशन रिसीव कर ली है GST REG 02 के अंदर, ठीक है जी। GST REG 02 के अंदर इलेक्ट्रॉनिकली आपको क्या मिल जाती है, एक्नॉलेजमेंट। लेकिन अगर आपको याद हो तो CTPs के लिए मैंने बताया था कि उनको एक रेफरेंस नंबर दिया जाता है फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, और जब वो एडवांस टैक्स पे कर देते हैं तब जाके उनको एक्नॉलेजमेंट इशू होती है। ये अगर आपको अच्छे से आपने पढ़ा हो रूल 8 तो वहां पर हमने ये पढ़ा था, ठीक है जी। ठीक है सर। अब 3 दिन के अंदर विद इन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन दो बातें होंगी, या तो अप्रूव कर दिया जाएगा ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन कि यस रजिस्ट्रेशन विल बी ग्रांटेड, उसका अप्रूवल आ जाएगा, या फिर मे इशू अ नोटिस टू द एप्लीकेंट इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, हाँ जी, इन GST REG 03। मैंने कहा 3 वर्किंग डेज के अंदर दो बातें होंगी, या तो आपको अप्रूवल आ जाएगा फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, या फिर आपको एक नोटिस भेजा जाएगा अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई डेफिशिएंसी पाई गई तो। सपोज करो कि आपसे नोटिस आ जाता है और आपसे कोई क्लैरिफिकेशन या इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, तो अब लॉ ये चाहता है कि जब आपको ये नोटिस आ जाता है GST REG 03 में, तो आपको वो क्लैरिफिकेशन इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट देना होगा इन द फॉर्म GST REG 04। कितने समय में? विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस। प्रोसेस समझ आ रहा है? देखो 1 में आप अप्लाई करोगे, 2 में आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, विद इन 3 वर्किंग डेज दो बातें होंगी, या तो आपको अप्रूवल आ जाएगा फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, या फिर आपको एक नोटिस मिलेगा। जो नोटिस मिलेगा उसमें डेफिनेटली आपसे कोई क्लैरिफिकेशन या इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। वो नोटिस आपको मिलेगा GST REG 03 में। वंस यू गॉट द नोटिस, आपको विद इन 7 वर्किंग डेज उस नोटिस का रिप्लाई देना है, ठीक है जी, GST REG 04 में। अब आप मुझे बताओ, जब आप रिप्लाई दे रहे हैं तो दो बातें होंगी, या तो अगेन सेटिस्फेक्शन होगा आपके रिप्लाई से एंड अप्रूव कर दिया जाएगा ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच क्लैरिफिकेशन डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन, या फिर रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन इन द फॉर्म GST REG 05, आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सिंपल, ठीक है जी। तो ये 7 दिन के अंदर अंदर इन दोनों में से कुछ एक तो हो जाएगा। आई होप सो ये भी हमें समझ आ गया है। बहुत बढ़िया। आपको मालूम है मैं सारा रूल्स भी साथ साथ कवर कर रहा हूं, ठीक है ना। चलो, कौन बताएगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किस में मिलता है? GST REG 06 में मिलता है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मालूम होगा 15 डिजिट का होता है। पहले 2 डिजिट स्टेट कोड, अगले 10 डिजिट पैन नंबर, अगले 2 डिजिट एंटिटी कोड, एंड द लास्ट वन इज चेकसम कैरेक्टर, ठीक है जी। तो आपसे पेपर में ये पूछा जा सकता है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का फॉर्म नंबर बताओ। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो कितने डिजिट्स का होता है और उसका इलैबोरेशन क्या होता है, ठीक है सर। अच्छा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव के लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फाइनल लेवल पे क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, नेक्स्ट क्लास प्योर प्रैक्टिकल है मेरी, तो उसके अंदर मैं आपके साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन अलग अलग तरह के डिस्कस करूंगा, तो आपको समझ आएगी कि यस इस चैप्टर में क्वेश्चन किस तरह से और पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। और MCQ वाले जितने बच्चे हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, उनके क्वेश्चन किस तरह से आएंगे वो मैं साथ साथ ही आपको डिस्कस करके बता रहा हूं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो मेरे ख्याल से यहां तक डन। अब एक क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? मार्क कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमारी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी। मतलब कब से ये माना जाएगा कि यस नाउ फ्रॉम टुडे आई एम रजिस्टर्ड। चलिए, ये क्वेश्चन आपके पेपर में मान के चलिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए, आप सबको मालूम है कि सेक्शन 25 में क्लियरली कहा गया कि एवरी पर्सन नीड्स टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट व्हेन दैट पर्सन वाज लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड। ऐसा ही था। अब लॉ कहता है कि जिन लोगों ने विद इन 30 डेज अप्लाई करा है, जिन लोगों ने विद इन 30 डेज अप्लाई करा है, उन लोगों के लिए तो लॉ ने क्लियर कर दिया कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन जो होगा वो इफेक्टिव होगा फ्रॉम द डेट व्हेन यू वर लाइबल, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए आप लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड थे 2 अगस्त को और आपने 18 अगस्त को अप्लाई भी कर दिया, तो क्या आपने अप्लाई विद इन 30 डेज कर दिया ना?
तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन की इफेक्टिव डेट मानी जाएगी दैट विल बी फ्रॉम द डेट व्हेन यू वर लाइबल। बट इन केस अगर आप 30 डेज में अप्लाई नहीं करते हैं तो फिर उस केस में फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि जब आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगी उस दिन से इफेक्टिवली आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव माना जाएगा। क्लियर है सर? इसका इंप्लीकेशन क्या होगा ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में कराऊंगा, लिंक करूंगा मैं इसको सेक्शन 31 के साथ, ठीक है ना। तो अभी तो मैंने पहले ही बोला कि दोनों चीजें मैं एक साथ पढ़ाऊंगा तो आपको मजा नहीं आएगा, तो आज आप पहले लॉ अच्छे से सुन लीजिए सो दैट जब मैं कल आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊं तो आप लॉ को इमीडिएटली रिकॉल कर सके, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इसीलिए ये क्लास बहुत जरूरी है क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझ तभी आएंगे जब हम लॉ को बड़े ध्यान से रिटेन कर पाएंगे और उसे रिकॉल कर पाएंगे। क्लियर है? तो इसीलिए मेरी बातें आज याद से सुन लीजिए, मैं इसको लिंक करूंगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है? तो प्लीज मेक श्योर। ठीक है सर। अब आ जाता है स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सीटीपी एंड एनआरटीपी। सब बता दिया मैंने, 5 दिन पहले करना होता है, एडवांस जमा कराना होता है, 90 डेज के लिए वैलिडिटी होती है, एक्सटेंशन मिल सकती है फॉर अनदर 90 डेज। तो ये सब हमने पहले पढ़ लिया, लेकिन इस पर ना कुछ सर्कुलर्स हैं। सपोज करो मुंबई में एक एग्जीबिशन है जहां पर मुझे जाना था। अब वो एग्जीबिशन जो है ना वो 200 डेज के लिए है, ठीक है। अब आपको मालूम है कि विद एक्सटेंशन 180 से ऊपर मिलता नहीं है। अब मान लो वो एग्जीबिशन 185 डेज के लिए है या 190 डेज के लिए, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो क्या मुझे वहां पर नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा या एज सीटीपी में जा सकता हूं? तो लॉ ने बहुत क्लियर कर दिया सर्कुलर के अंदर कि इस केस में 180 से अगर एक दिन भी ऊपर है तो आपको नॉर्मल पर्सन की तरह ही रजिस्ट्रेशन वहां पे लेना पड़ेगा। अब एक बंदा कहता है कि सर यार एक बात बताओ, जब हम अप्लाई करते हैं एज अ नॉर्मल तो हमें अपना प्लेस ऑफ बिजनेस वहां दिखाना पड़ता है। सर प्रैक्टिकली स्पीकिंग मेरा तो कोई वहां पे प्लेस ऑफ बिजनेस है नहीं, तो उसके लिए लॉ ने यहां पर थोड़ा सा आपके लिए इजी कर दिया। क्या इजी कर दिया कि अगर आपको लगता है कि आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं उस जगह पे जहां पे एग्जीबिशन हो रहा था और वहां पर आपका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस भी नहीं था, तो आप एक काम कर सकते हैं कि while applying for normal registration of the said person should upload a copy of allotment letter। उन्होंने कहा जिस एग्जीबिशन में आप जा रहे हो क्या वहां से आपको कोई अलॉटमेंट लेटर आया होगा, आप वो अलॉटमेंट लेटर को अपलोड कर देना। ग्रांटिंग हिम परमिशन टू यूज द प्रीमाइस फॉर एग्जीबिशन एंड अलॉटमेंट लेटर शैल बी कंसीडर्ड एज द प्लेस ऑफ बिजनेस। तो उस केस में वो जो प्लेस होगा जहां पर वो एग्जीबिशन हो रही होगी, दैट प्लेस विल बी टेकन एज प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर दैट पर्सन जो वहां पर एग्जीबिशन को करना चाह रहा है, मतलब जो वहां जाकर एग्जीबिशन में अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करना चाह रहा है। क्लियर है? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो याद रखना 180 डेज के लिए गवर्नमेंट इज बहुत रिजिड है, सो इवन इफ इट इज मोर देन 180 डेज से 2 दिन भी ज्यादा है, 1 दिन भी ज्यादा है, तो आपको एज अ नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन ही रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। क्लियर है सर? ठीक है सर। अब आ जाता है हमारा 27 तक ऑल सेक्शन डन, सो वी आर लेफ्ट विद सेक्शन 28, 29, 30। 3 सेक्शंस हमारे बच गए एंड देन दिस चैप्टर इज ओवर। कुछ चैप्टर खत्म होने के बाद 1-2 में छोटी छोटी बातें करूंगा, उन्हें भी हम आज ही डिस्कस करेंगे एंड देन हम लोग सारा चैप्टर रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। आपको मालूम होगा कि रूटीन में आई टेक समवेयर अराउंड 9 to 10 आवर्स फॉर दिस चैप्टर। 9 से 10 घंटे लगते हैं टू फिनिश दिस चैप्टर एंड आज हम लोग इसको जस्ट 1.5 आवर में पूरा खत्म कर लेंगे। तो आई एम वेरी श्योर जब 1 घंटे में मैं पूरा चैप्टर ये वाइंड अप करा दूंगा आपको, तो आप समझ सकते हैं कि आपने बहुत सारा समय बचा लिया एंड दिस विल वर्क ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम, ठीक है ना। ठीक है सर। अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन कहता है एनी चेंज इन इंफॉर्मेशन। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई इंफॉर्मेशन चेंज हुई है, सर कौन सी इंफॉर्मेशन? जो आपने फर्निश करी थी एट द टाइम जब आपने ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करा था, ठीक है ना। तो अगर उस इंफॉर्मेशन में कोई भी बदलाव लाए जा रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, उस चेंजेस को आपको अप्लाई करना होगा जीएसटी आरईजी 14 के अंदर along with document along with change at common portal within 15 दिन from such change। क्लियर? तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने जब फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन लिया था तो जो भी इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करी होगी, अगर आपको लगता है कि उसमें कोई चेंज ऑफ इंफॉर्मेशन आ रहा है तो आपको इंश्योर करना होगा क्या कि आपको जीएसटी आरईजी 14
GST REG 14, इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको जो है क्या करना होगा, उन चेंजेस को अप्लाई करना होगा। कितने दिनों में? विद इन 15 दिन में। ठीक है सर, मान लीजिए अप्लाई कर दिया, अब क्या होगा? तो अब लॉ कहता है दो बातें होंगी। अगर तो चेंज ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दीज 3 मैटर्स है। कौन कौन से 3 मैटर? आपका लीगल नेम चेंज हो रहा है, या फिर आपका एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज हो रहा है, या फिर एडिशन, डिलीशन, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डायरेक्टर, कर्ता, सीईओ एटसेट्रा। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई चेंजेस आए हैं तो उस केस में पीओ आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन अप्रूव करेगा अमेंडमेंट को। इसका मतलब ये हो गया कि ये 3 चेंजेस ऐसे चेंजेस हैं जिनमें पीओ का इंटरफेरेंस रहेगा। हो सकता है कि वो अमेंडमेंट के लिए अप्रूवल दे, हो सकता है कि वो अमेंडमेंट के लिए रिजेक्ट कर दे। ठीक है जी, और वो अप्रूवल विद इन 15 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन एंड इशू करेगा ऑर्डर इन द फॉर्म GST REG 15 के अंदर। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि किन चेंजेस के लिए पीओ का रिजेक्शन या पीओ का अप्रूवल आता है, तो 3 चेंजेस ऐसे हैं जिनमें पीओ इंटरफेयर करता है। लेकिन हां, इसके अलावा अगर कोई भी चेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है तो सर पीओ इंटरफेयर नहीं करता। जैसे ही आप कॉमन पोर्टल में करेंगे इट विल स्टैंड अमेंडेड ऑटोमेटिकली, वहां पर पीओ का इंटरफेरेंस नहीं होता। क्लियर हो गया जी? ठीक है सर, बहुत बढ़िया, ये हमें समझ आ गया। तो अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन उम्मीद करता हूं क्लियर। ठीक है सर, अब आ जाता है सेक्शन 29, रेड विद दीज 4 रूल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मिक्स करके पढ़ाऊंगा आपको, सेपरेटली ना रूल्स पढ़ने हैं ना सेक्शन पढ़ना है। क्लियर है? ठीक है सर। कैंसिलेशन, सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखिए, कैंसिलेशन, सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कैंसिलेशन है ना, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक जिसमें आप चाहते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए, दूसरा जिसमें पीओ फोर्सफुली आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा। तो इसको आपने 2 अलग अलग पार्ट में सेपरेटली पढ़ना है। एक बात याद रखना, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन से आपकी लायबिलिटी से आप नहीं बच सकते। इसका मतलब इवन इफ योर रजिस्ट्रेशन इज बीइंग कैंसिल्ड, आपको अपने जो भी ड्यूज हैं वो आपको पे करने पड़ते हैं। क्लियर है? ठीक है सर। तो अब रजिस्ट्रेशन की कैंसिलेशन के 2 प्रोसेसेस मैं अलग अलग करके पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोग उसको मिक्स ना करें। ठीक है? पहला, जहां पर आप खुद जाकर कहते हैं कि मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए। ठीक है, तो अब उस केस में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। रूल 20 कहता है कि आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी GST REG 16 के अंदर। ये वो केस है जिसमें आप जाकर कह रहे हैं कि मेरा रजिस्ट्रेशन मुझे क्या करना है, कैंसिलेशन कराना है। सर आज की डेट में आपको मालूम है कोरोना चल रहा है और बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए हैं। अब इतने सारे बिजनेस बंद हो गए हैं कि लोगों ने अपना GST नंबर जो था वो सरेंडर कर दिया। तो उन्होंने क्या करा, दे हैड अप्लाइड फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है ना? तो इन द फॉर्म GST REG 16 विद इन 30 डेज फ्रॉम अकरेंस ऑफ द इवेंट वारंटिंग कैंसिलेशन। इसका मतलब आपको अप्लाई करना है विद इन 30 डेज। लेकिन अब सवाल यह है, ऐसी कौन सी इवेंट है जो वारंट करेगी कि कैंसिलेशन होना चाहिए? तो वो आप पहले पढ़ लीजिए। मान लो बिजनेस डिसकंटिन्यूड हो गया, जो कि इस बार हुआ है बहुत लोगों का, या फिर ट्रांसफर्ड हो गया, या डेथ ऑफ प्रोप्राइटर, या अमेलगमेशन हो गया, या देयर इज नेम चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस। एक बात याद रखना, चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस 2 तरीके से होता है। एक जिसमें सिर्फ अमेंडमेंट होती है, एक वो चेंज जिसमें पुराना कैंसिल करके नया लाया जाता है। बच्चा कहता है कैसे पता चलेगा? देखो, अगर तो चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे किया जा रहा है कि आपको नया पैन नंबर लेना पड़ रहा है, तो आप पुराना वाला कैंसिल करके नए वाले के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर उससे पैन नंबर सेम रहेगा तो आप खाली अमेंडमेंट में चले जाते हैं। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना। देयर इज चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, टैक्सेबल पर्सन नो लॉन्गर लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 या 24। बिकॉज इस बार बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि उनकी टर्नओवर में ड्रास्टिक फॉल आ गया होगा, तो मे बी अब उनके ऊपर 22-24 अप्लाई नहीं हो रहा होगा। ठीक है जी? या फिर जिन वजहों से आप 24 में थे वो वजहें अब खत्म हो चुकी हैं, तो इसीलिए अब आप पे 24 अप्लाई नहीं होता। तो ये वो केसेस हैं, ये वो इवेंट्स हैं
जिसमें आप रजिस्ट्रेशन को क्या करा सकते हो, कैंसिल। तो ऐसे में आपको जीएसटी आरईजी 16 के अंदर अप्लाई करना होगा, और ये अप्लाई करना होगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द अकरेंस ऑफ द इवेंट जिसकी वजह से आप कैंसिलेशन में जा रहे थे। 21A एक नया रूल आया है जिसमें यह कहा गया कि जब आप अप्लाई करते हो ना तो ये प्रोसीडिंग्स चलती हैं, पीओ समय लेता है, चेक करता है आपके कोई ड्यूज वगैरह तो नहीं है। लेकिन अब लॉ ने कहा कि यार एक बंदे ने रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर दिया है ना, और मान लो पीओ अपना समय ले रहा है, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड फ्रॉम द डेट जब आप अप्लाई कर रहे हो और जब पीओ चेक कर रहा है, तो लॉ कहता है ओके फाइन, एक काम करते हैं, उस दिन तक के लिए हम आपके रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर देते हैं। तो एक सस्पेंशन के लिए नया रूल इंट्रोड्यूस किया गया। क्या कहता है, रजिस्ट्रेशन डीम टू बी सस्पेंडेड फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन या फिर डेट फ्रॉम विच कैंसिलेशन इज बीइंग सॉट विच एवर इज लेटर, ये माना जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है फॉर द टाइम बीइंग इज बीइंग सस्पेंडेड। ठीक है जी, पेंडिंग कंप्लीशन ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 22। जब तक आपकी प्रोसीडिंग रूल 22 में खत्म नहीं हो जाती तब तक ये माना जाएगा, डीम कर लिया जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड तो नहीं हुआ बट वो सस्पेंडेड हो चुका है। और ऐसे में रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट मेक एनी टैक्सेबल सप्लाई ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन एंड नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश एनी रिटर्न अंडर सेक्शन 39। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ठीक है। और 22 क्या कहता है, अगर पीओ सेटिस्फाइड हो जाएगा तो वो एक ऑर्डर इशू करेगा जीएसटी आरईजी 19 के अंदर विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिटेड। ठीक है जी, और उसका कैंसिलेशन जो होगा वो अप्रूव हो जाएगा। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? ठीक है सर, आप अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, पीओ वेरीफाई करेगा, जब तक पीओ उसको वेरीफाई कर रहा है तब तक वो सस्पेंडेड है। सस्पेंशन के दौरान ना तो आपको टैक्सेबल सप्लाई करनी होगी और ना ही आपको रिटर्न भरनी होगी। ठीक है, एंड वंस पीओ सेटिस्फाइड तो क्या आपका जीएसटी आरईजी 19 के अंदर विद इन 30 डेज आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करके क्या वो कैंसिलेशन कर दिया जाएगा। ये फेज 1 खत्म हो गया। क्लियर है? चलिए अब हम इसी के अंदर ना हम सेकेंड केस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सेकेंड केस क्या कहता है, सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 रेड विद रूल 21 एंड देन 22। ये क्या कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन में बी कैंसल्ड बाय द पीओ प्रॉपर ऑफिसर। तो वो क्या कहता है, देखो, अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज कॉन्ट्रावीन्ड सच प्रोविजन। ये वो केसेस है जहां पर पीओ आपका कैंसिलेशन करेगा। रजिस्टर्ड पर्सन ने या तो कॉन्ट्रावेंशन करा है, पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 यानी कि कॉम्पोजिशन स्कीम में, और लगातार 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड आपने रिटर्न नहीं भरी। रजिस्टर्ड पर्सन सेक्शन 9 में रजिस्टर्ड है यानी कि नॉर्मल स्कीम में रजिस्टर्ड है और 6 महीने तक लगातार रिटर्न नहीं भरी, या फिर उसने रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन कर लिया बाय फ्रॉड या विलफुल मिसस्टेटमेंट, या फिर हु टुक वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेकिन 6 महीने बीत चुके हैं, उसने अभी तक अपना बिजनेस कमेंस नहीं करा, डज नॉट कंडक्ट बिजनेस फ्रॉम द डिक्लेयर्ड प्रेमिसेस, इशू इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ एक्ट, या वायलेट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 171 एंटी प्रॉफिटरिंग मेजर्स। तो अगर आपको लगता है कि आपने इसमें से कोई भी काम करा है तो पीओ आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। सर क्या क्या है दोबारा देख लेते हैं। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन 6 महीने बीत चुके हैं और अभी तक आपने अपने बिजनेस को कमेंस नहीं करा, आपने अपने बिजनेस को कंडक्ट नहीं करा फ्रॉम द प्लेस जिसे आपने डिक्लेयर किया था एज प्लेस ऑफ बिजनेस, आपने वॉयलेट करा प्रोविजन ऑफ सेक्शन 171 को, आपने इशू करा इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। इनमें से आपने कुछ भी हरकत करी है तो क्या पीओ आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। लेकिन उसके लिए डेफिनेटली क्या आपको एक शोकोज नोटिस आएगा, बिल्कुल इन द फॉर्म जीएसटी आरईजी 17 में, आपको रिप्लाई देना होगा 7 दिन के अंदर जीएसटी आरईजी 18 में। ठीक है ना, आप समझ रहे कितना इजी हो गया आपके लिए। जस्ट आप फॉर्म नंबर वगैरह का एक सीक्वेंस बनाओ एंड देन सी, आपको बड़ा अच्छा लगेगा ये। ठीक है ना, ठीक है जी। 17 में नोटिस, 18 में आपको विद इन 7 वर्किंग डेज उसका रिप्लाई देना है। बताओ जब रिप्लाई दोगे तो 2 बातें होंगी, या तो रिप्लाई नॉट सेटिस्फैक्ट्री, अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो रिजेक्शन आ जाएगा। ठीक है ना, कैंसिलेशन ऑर्डर जो है वो पास हो जाएगा विद इन 30 डेज, और अगर सेटिस्फैक्ट्री हुआ तो पीओ आपकी प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप करके क्या एक ऑर्डर पास कर देगा जीएसटी आरईजी 20 के अंदर। क्लियर है या नहीं? मतलब आपका कैंसिलेशन नहीं होगा। अगर आप
रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री देते हो तो। क्लियर है? अच्छा, इसमें एक छोटा सा पॉइंट याद रखना कि अगर आपका रिजेक्शन यानी कि आपका कैंसिलेशन का जो वजह था, अगर वो नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स था और अगर आप रिटर्न्स फाइल कर देते हो तो भी, इवन इफ आप रिप्लाई नहीं दोगे ना, तो भी जीएसटी आरएजी 20 के अंदर आपका केस जो है वो कैंसिलेशन से बाहर आ सकता है। क्लियर है या नहीं? एक्चुअली में जब नोटिस आता है ना तो उसमें यही लिखा होता है, आपने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं करी, प्लीज फाइल योर रिटर्न्स, अदरवाइज आपका जो है कारण बताओ आपका रजिस्ट्रेशन क्यों ना कैंसिल हो। तो आपने कुछ नहीं करना, आप रिप्लाई छोड़ो, रिटर्न्स फाइल कर दो, खत्म, तो वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, आप रिप्लाई करो, रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री हुआ तो ऑर्डर आ जाएगा जीएसटी आरएजी 20 में, ओके फाइन, वी आर नॉट कैंसिलिंग, अदरवाइज क्या आपका कैंसिलेशन होना ही होना है। ठीक है सर। अब सवाल है कि मान लो आपका कैंसिलेशन हो जाता है तो क्या उसे रिवोक किया जा सकता है, रोका जा सकता है? तो अब क्या कहते हैं कि एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन द फॉर्म जीएसटी आरएजी 21, उसके लिए आपको पहले अप्लाई करना पड़ेगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। जिस दिन ये ऑर्डर पास होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने वाला है, तो आपको उसके विद इन 30 डेज जीएसटी आरएजी 21 के अंदर आपको अप्लाई करना होगा। अब फिर से बताओ, जब आप अप्लाई करोगे तो क्या होगा? अगर तो वो सेटिस्फाइड है तो वो रिवोक करेगा कैंसिलेशन को, उसके लिए वो एक ऑर्डर पास कर देगा विद इन 30 डेज। लेकिन अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो क्या वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा, शोकॉज देगा आरईजी 23 के अंदर, और एप्लीकेंट को रिप्लाई फाइल करना होगा आरईजी 24 के अंदर। देखो, मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये कैंसिलेशन, रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, ठीक है, फिर भी मैं एक बारी फटाफट से बोलूंगा, आपने मेरे साथ साथ एक बारी रिवाइज करना है, ठीक है ना? ठीक है सर, दोबारा देखना है आपने, ठीक है ना? देखो, रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन 30 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट जब ये ऑर्डर पास हुआ था फॉर कैंसिलेशन, आप जीएसटी आरईजी 21 के अंदर आप रेवोकेशन के लिए अप्लाई करेंगे, खत्म। अगर पीओ सेटिस्फाइड हो जाता है तो पीओ इमीडिएटली क्या करेगा? एक ऑर्डर पास करेगा जीएसटी आरईजी 22 में, जिसमें वो रिवोक कर देगा कैंसिलेशन को, खत्म हो गया। ये तो एक सिंपल केस हो गया। लेकिन अगर पीओ सेटिस्फाइड नहीं है तो वो आपको एक शो कोज भेजेगा 23 के अंदर, आपको रिप्लाई करना है 24 के अंदर, और उसके बाद अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो क्या वो जीएसटी आरईजी 05 में आपकी एप्लीकेशन को कैंसिल करके क्या रजिस्ट्रेशन कैंसिल का ऑर्डर को अफर्म कर देगा कि यस वो ऑर्डर ठीक है और इसको हम रिवोक नहीं करेंगे। क्लियर हो गया या नहीं? खत्म। सो सिंपल, सो सिंपल। बोलो मेरे बच्चे, क्लियर हो गया या नहीं? चलो, अब ना कुछ छोटे एक दो क्वेश्चन पूछने हैं मुझे, ठीक है, और वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने फटाफट से मेरे को आंसर देना है, ठीक है? ध्यान से देखिएगा। पहला, सर अगर मैं ये कहूं कि स्टेट 1 में मेरी एक यूनिट है और स्टेट 2 में मेरी दूसरी यूनिट है, मेरा क्वेश्चन, क्या सिंगल रजिस्ट्रेशन या मुझे दोनों स्टेट्स में सेपरेट अप्लाई करना है? वेरी गुड, मुझे सुनाई दे गया आपने क्या बोला। आपने बोला सर दोनों में सेपरेटली अप्लाई करो, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, क्या इन्हें एक माना जाएगा इवन इफ देयर पैन नंबर इज सेम, या इन्हें डिस्टिंक्ट माना जाएगा? सर डिस्टिंक्ट माना जाएगा। लॉ बहुत क्लियर है कि अगर आपके पास मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस हैं, ठीक है ना, वेदर इट इज इन द सेम स्टेट और इन द डिफरेंट स्टेट्स, तो फॉर द पर्पसेस ऑफ जीएसटी आपको हम क्या मानेंगे? डिस्टिंक्ट पर्संस मानेंगे, ध्यान रखना। अच्छा, दूसरा, अगर मैं ये कहूं कि मेरी एक यूनिट एसईजेड के अंदर है, ठीक है ना, विद इन द सेम स्टेट, और दूसरी यूनिट विद इन द सेम स्टेट डीटीए में है, तो क्या मुझे सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? आंसर इज यस। एसईजेड यूनिट या एसईजेड डेवलपर, आप यहां पर अगर रजिस्ट्रेशन ले चुके हैं तो आपको इस यूनिट के लिए सेपरेटली रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ता है, यह ध्यान रखना है आपने, ठीक है सर? ध्यान रखेंगे सर। अच्छा, अब हम बार बार बोलते हैं कि एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड करना चाहिए। एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड करना चाहिए किससे?
एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड करना चाहिए 10, 20, 40 एज द केस मे बी। व्हाट इज एग्रीगेट टर्नओवर? सेक्शन 2 क्लॉज 6 में मैंने आपको पढ़ाया होगा, ठीक है। तो एक बार ही मैं उसको रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में तो मैं इस पर भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करूंगा। कहते हैं एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई, ऑल एग्जम्प्टेड सप्लाईज। सर एग्जम्प्टेड सप्लाईज क्या होती है, याद है आपको? इसमें नॉन टैक्सेबल भी आता है, निल रेटेड भी आता है, होली एग्जम्प्टेड भी आता है। एक्सपोर्ट आएगा ऑल इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ पर्संस हैविंग सेम पैन, ब्रांच ट्रांसफर्स। और ये जो एग्रीगेट टर्नओवर है ना, ये कंप्यूट की जाएगी ऑन ऑल इंडिया बेसिस। हाँ जी, कैसे कंप्यूट होगी ये? ऑन ऑल इंडिया बेसिस। और इसमें से एक्सक्लूडेड हो जाएगा सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी। मतलब टर्नओवर लेते समय, एग्रीगेट टर्नओवर निकालते समय टैक्सेस को इंक्लूड नहीं किया जाता, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन है मेरा, सर मैंने ना किसी सप्लाई पे टैक्स भरा है, नॉट बिकॉज ऑफ कि मैंने मेरी वो आउटवर्ड सप्लाई थी, जस्ट बिकॉज वो मेरी इनवर्ड थी और मुझ पे आरसीएम लगा हुआ था। तो लॉ कहता है वो आपकी टर्नओवर में नहीं आएगा। मतलब अगर मैंने कोई सप्लाई लिया है जिस पर मैंने सरकार को टैक्स पे करा है बिकॉज ऑफ आरसीएम, वो मेरी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखना। इट शैल नॉट इंक्लूड वैल्यू ऑफ सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज लेविड ऑन आरसीएम बेसिस। ठीक है जी, अगर आपने कोई ऐसी सप्लाईज लिया है जिस पर आप भले ही टैक्स तो भर रहे हो बट वो आपकी टर्नओवर का पार्ट नहीं है। वाई? बिकॉज दैट टैक्स आपका भरने की वजह वो आपकी आउटवर्ड नहीं है बच्चे, रहेगी वो हमारी इनवर्ड। जस्ट बिकॉज ऑफ आरसीएम क्या हम उसका टैक्स पे कर रहे थे। ठीक है सर, एक बार दोबारा बताओ, क्या टैक्सेबल सप्लाईज आएंगी? यस। एग्जम्प्टेड सप्लाईज? यस। एग्जम्प्टेड में क्या आता है? निल रेटेड आती है? यस। नॉन टैक्सेबल आती है? यस। क्या होली एग्जम्प्ट आती है? यस, अंडर सेक्शन 11 और 6 याद होगा आपको। एक्सपोर्ट आता है? बिल्कुल। क्या जितने भी इंटर स्टेट ब्रांच ट्रांसफर्स होते हैं क्या वो भी आती हैं? यस। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आपकी टर्नओवर का पार्ट होता है। ठीक है सर, इसमें टैक्सेस आएंगे? नहीं। क्या इसमें वो सप्लाईज आएंगी जो आपने इनवर्ड सप्लाई थी और आपने टैक्स पे करा था बिकॉज ऑफ आरसीएम? नहीं। तो ये हमारा एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन है, ये ध्यान रखना है आपने। क्लियर है? तो इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हो सकता है। लो मैं आपको एक क्वेश्चन लिख ही देता हूं, आप बताना मुझे। ठीक है, फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन आपको कंप्यूट करना है एग्रीगेट टर्नओवर। ठीक है जी, एंड सजेस्ट करना है वेदर पर्सन इज लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड और नॉट। ठीक है ना? चलो, इंट्रा स्टेट सप्लाईज या इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स 9 लाख। इंट्रा स्टेट supply of goods wholly exempted under section 11 of CGST Act. Intrastate supply of goods जो कि nil rated है। Intrastate supply of नॉन टैक्सेबल गुड्स, नॉन टैक्सेबल गुड्स $5 लाख, 12 लाख, 3 लाख। एग्रीगेट टर्नओवर बतानी है। क्या सारा आएगा? बिल्कुल आएगा सर। देखो ये भी एग्जम्प्टेड है, ये भी एग्जम्प्टेड है, ये भी एग्जम्प्टेड है, और मैंने बोला टैक्सेबल सप्लाई भी आती है और एग्जम्प्टेड भी आती है। क्लियर है ना? तो सब कुछ आएगा, सब कुछ जोड़ लेंगे। 9, 5, 14, 12, 26 और 3, 29 लैक्स। अब अगर इसमें कंटिन्यूएशन में आ जाए कि बताओ वो लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड है या नहीं, तो क्योंकि मैं यहां पे मान के चल रहा हूं कि वो एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स है,
ठीक है ना, एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ क्या है, गुड्स है। तो अब सवाल ये है कि वो लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड है या नहीं, तो आपको बस वही ध्यान रखना है कि उसने कहां से सप्लाई करी है। अगर वो 5 स्टेट या 1 यूटी पुडुचेरी से, तो के 20 लाख रहेगा, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द इंडिया के लिए 40 लाख हो जाएगा। ठीक है ना, चलो जी। तो उम्मीद करता हूं हमारा ये चैप्टर जितना मैंने कराया इट्स ऑल क्लियर नाउ। तो नाउ क्वेश्चन टाइम। ठीक है जी, क्वेश्चंस, ये आंसर चाहिए मुझे बेटा नीचे, ठीक है ना। लिखो जरा, लिख लो बच्चे ये सारे ना। पहला क्वेश्चन लिखो जरा, डेट ऑफ लाइबिलिटी टू गेट रजिस्ट्रेशन 4 अगस्त, अप्लाई करा 22 अगस्त, ग्रांटिंग हुई 1 सितंबर, इफेक्टिव डेट बतानी है आपने। फिर सेम क्वेश्चन जो ऊपर लिखा हुआ है, अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में अप्लाई हमने करा होता 22 सितंबर और अगर हमें ग्रांटिंग हुई होती 29 सितंबर, तो बताओ इफेक्टिव डेट क्या होती। नेक्स्ट, एनआरटीपी सीटीपी को मैक्सिमम कितने दिनों के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो मिलता है। मैक्सिमम मतलब विद एक्सटेंशन बताना है। द पर्सन हु आर एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन द सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स वेदर लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड और नॉट। मैं सिर्फ और सिर्फ वो सप्लाई करता हूं जो कि होली एग्जेम्प्टेड है। मुझे बताओ क्या मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है या नहीं करना। पहले 2 डिजिट ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या, रजिस्ट्रेशन नंबर के जो पहले 2 डिजिट है वो क्या सिग्निफाई करते हैं। ठीक है जी, चलिए सर नेक्स्ट क्लास हमारी पूरी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बेस्ड होएगी, जिसके अंदर हम टर्नओवर पे भी क्वेश्चन करेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें आपको बताना होगा कि वेदर वो व्यक्ति जो है वो लाइबल है या नहीं, और स्टेट्स का जरूर ध्यान रखना है। और फॉर्म नंबर कोशिश करो लर्न अगर हो सकता हो तो, ठीक है ना। एक पेज पे आप लिख लोगे तो आई एम वेरी श्योर लर्न भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट वही है कि करना पड़ता है तब जाके होएगा। क्लियर है, चलो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, और डोंट फॉरगेट टू आंसर दिस क्वेश्चंस, बिकॉज मैं बार बार बोल रहा हूं कि आई वांट यू टू पार्टिसिपेट, देन ओनली मजा आता है पढ़ाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास प्रैक्टिकल क्लास ऑन रजिस्ट्रेशन।